नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो दृष्टि श्रृंखला जो पुस्तक है हमारी करंट अफेयर, उसकी अगली श्रृंखला के साथ उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले हमारे नालंदा परिसर में जो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर है उसका उद्घाटन के बारे में है। सबसे पहले तो नालंदा आपको पता होगा बिहार में है। ये नालंदा पहले एक नालंदा महाविहार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, है ना। कुमार गुप्त ने पहले ये बौद्ध विहार हुआ करता था और इसका बाद में एक विश्वविद्यालय के रूप में इसको डेवलप कर दिया गया। और गुप्त शासकों ने, जो कि जैसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन हुए या पाल शासक हैं, उन्होंने इसको संरक्षण दिया, इसको बढ़ावा दिया और इसमें जो है इसे शिक्षा का मुख्य केंद्र बना दिया। अब आगे देखते हैं, लेकिन 12वीं सदी में तुर्कों को कहाँ पहुँचने वाली थी ये बात। और तुर्कों के एक शासक हुए इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने लगभग 1204 में इसमें जो है आग लगा दी और इसको नष्ट कर दिया और सारे स्तूपों को तोड़ दिया। अब इसकी स्मृति अभी शेष बची है। तो 6 शताब्दियों के पश्चात इस स्थल की खोज सबसे पहले 1812 में स्कॉटिश यानी स्कॉट के एक सर्वेक्षण करता थे फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इसको सबसे पहले खोजा। लेकिन अगर भारत की दृष्टि से और एक महत्वपूर्ण बात समझें तो 1861 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहले एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान भी की। सबसे पहले विश्वविद्यालय के रूप में कनिंघम ने पहचाना, पर वास्तव में जो खोज की थी वो हैमिल्टन ने की थी। चलिए, मार्च 2006 में बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की यानी रिवाइवल की प्रस्तावना प्रस्तुत की कि हम इसको रिवाइवल करने जा रहे हैं, कर सकते हैं, या पुनर्स्थापना की मांग को स्पष्ट किया। 2006 में सिंगापुर की सरकार से जनवरी 7 में सेबू यानी फिलीपींस के द्वारा आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्यों के नेताओं ने भी सुझाव दिए कि इसको जो है दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए और यहाँ शिक्षाएं प्रारंभ की जाए पुणे से। अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी नालंदा की पुनर्स्थापना के समर्थन की बात कही गई कि हाँ जी, इसको किया जाना चाहिए। यानी कई देशों ने समर्थन दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि 19 जून सन 2024 को बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। आपको याद रहे कि 2010 में एक नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया जो लागू हुआ। इसके तहत नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया और इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपना कार्यालय करना प्रारंभ कर दिया। नई दिल्ली से ही अपना काम शुरू कर दिया और ये सिद्ध होगा कि अब इसका पुनर्स्थापना की जानी है, परंतु शिक्षा का कार्य नई दिल्ली से संचालित किया जाएगा कार्यालय संबंधी। बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थायी परिसर के लिए राजगीर में 455 एकड़ भूमि प्रदान की। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी शिखर एशिया सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए और नया नालंदा विश्वविद्यालय एक गैर राज्य और गैर लाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बन गया है। ध्यान रखें कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। अब एक और बात याद रखें कि इसका जो कुलाध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में होंगे कुलाध्यक्ष। अब अरविंद पनगड़िया जी इसके कुलाधिपति होंगे और प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी इसके अंतरिम कुलपति या इंटरिम वाइस चांसलर रहेंगे। तो कुलपति कौन रहेंगे? अभय कुमार सिंह, कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया और कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगे। ठीक है, तो दूसरी घटना हम पढ़ने जा रहे हैं। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल कर लिया गया। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है क्या? दरअसल बात क्या है, आपको पता है गुजरात में एक जो सबसे ज़्यादा जो हमारे भूकंप आते हैं उनका एक जोन है। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भीषण भूकंप की घटना हुई थी, जो कि रिक्टर पैमाने पर इसका जो परिमाण दर्ज किया गया था वो 7.9 किया गया, यानी कि बहुत तेज है, और जिसका अधिकेंद्र रहा भुज। अब इस भूकंप के कारण कच्छ जिले के लगभग 12,932 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 15,23,000 लोग प्रभावित हुए थे इससे। तो 13 जून 2024 को प्रिक्स वर्सेल्स के तहत 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई। अब इसमें प्रिक्स वर्सेल के इतिहास में यह प्रथम अवसर था कि
विश्व की सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई हो। इस सूची में 7 नए संचालित या नवीकरण की प्रक्रिया के बाद पुनः संचालन प्रारंभ करने वाले संग्रहालयों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत देखो 7 सूचियां जो नए कौन कौन है जरा एक बार देख लेना चाहिए आपको। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखिए तो 7 में कौन है। ए फॉर आर्ट म्यूजियम चेंदगू चीन का, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा मिस्र का, या स्मृति वन भूकंप संग्रहालय 30 नंबर पर चल रहा है हमारा भुज भारत का, सिमोस आर्ट म्यूजियम ओटाके जापान का, पैलेस हेटलू तो ये एपेलडोर नीदरलैंड का, ओमान स्कॉस एजेस म्यूजियम मनाह ओमान का, और 7वां है पोलिस हिस्ट्री म्यूजियम, ये हमारा है वारसा पोलैंड का। तो ये 7 आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे जो 7 महत्वपूर्ण हैं जो कि संग्रहालय के रूप में संचित किए गए हैं। स्मृति वन को हमें शामिल किया गया तो खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। अब भुज गुजरात स्मृति वन भूकंप संग्रहालय ने यूनेस्को को प्रतिष्ठित ब्रिक्स वर्सेल्स में अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध किया है। अच्छा, ऐसा पहला भारत का संग्रहालय है जो इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया हो। 28 अगस्त 2022 को मोदी जी ने स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन भी किया था। ये आधुनिक रूप में भारत का अब तक का निर्मित सबसे बड़ा स्मारक संग्रहालय है। भुज के उपनगरीय में भुजियो डूंगुर नामक एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। 470 एकड़ में फैला हुआ है। 300 वर्ष से अधिक पुराने भुजिया किले के साथ ये क्षेत्र से साझा अपना सीमा साझा करता है। और इसके जो वास्तुकार हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके जो वास्तुकार के रूप में तो राजीव कठपालिया, इसके डिजाइन तैयार की है संग्रहालय की राजीव कठपालिया ने, है ना, राजीव कठपालिया। अब विश्व के सबसे बड़ा मियावाकी वन जो है भूकंप संग्रहालय के स्मारक के रूप में स्थित है। तो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय में विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन जिसका क्षेत्रफल है 4.5 लाख से अधिक जो पेड़ों को कवर करता है, ठीक है। प्रिक्स वर्सेल्स, अब ये प्रिक्स वर्सेल्स क्या है, तो यह है विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। और यह 2015 में प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वर्सेल्स प्रस्तुत है वास्तुशिल्प प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला है जो कि विश्व भर में बेहतरीन समकालिक परियोजना पर प्रकाश डालती है। चलिए आगे चलते हैं। मोदी सरकार 3.0, तीसरी सरकार मोदी जी की बनी, कैसे बनी देखते हैं जरा। मोदी सरकार 18वीं लोकसभा 543 सदस्यों के लिए चुनाव और 7 चरणों में चुनाव होना था। 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मतदान संपन्न कराए गए। ये दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास था क्योंकि सबसे पहला मतदान अभ्यास तो हमारा 1951 में अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 तक हुआ जो कि 4 महीने तक चला। उसका दूसरे नंबर पर ये आता है। आपको याद रखना है कि जो सबसे कम समय का जो हमारा मतदान अभ्यास रहा वो 4 दिनों की अवधि में संपन्न हुआ 1980 में, केवल 4 दिन में, और 4 महीने में हुआ था पहला। और इस बार का हुआ है आपका देख लीजिएगा लगभग 2 महीने के आसपास, 2 से भी ज़्यादा, 2.5 महीने का रहा है। अब आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल हमारे देश में है जिसमें 96.88 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड किए गए थे। और पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग जो भी मतदाता थे उनको घर से मतदान करने की सुविधा दी गई डाक द्वारा। ग्रेट निकोबार द्वीप की सोमपेन जाति ने पहली बार इसमें भाग लिया। आगे देख सकते हैं, निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं के अधिकार का प्रयोग करते हुए अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाजी शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया था। कौन? शीतला देवी को। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2024 के सभी चरणों में कुल मिलाकर 65.79% मतदाता दर्ज किए। यह आंकड़ा सकल मतदाता को इंगित नहीं करता क्योंकि इसमें जो हमारे डाक द्वारा मत आए थे वो शामिल नहीं किए गए। पर 6 जून 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों के लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 84.1% मतदान दर्ज किया गया। बिहार में 56.19, उत्तर प्रदेश में 56.92। आम चुनाव 2024 में सभी 7 चरणों के मतगणना 4 जून को प्रारंभ हो गई थी। आपको पता ही होगा मतगणना 4 जून को प्रारंभ हो गई। और 2024 में मतदाता केवल 542 संसदीय निर्वाचन ही क्षेत्रों के संपन्न हुए क्योंकि गुजरात की जो सूरत लोकसभा है इसमें मुकेश कुमार चंद्रकांत हवालाल निर्विरोध जीत गए बीजेपी के। तो केवल मतदान कितने पर हुआ? 542 के लिए ही हुआ। अब आते 18वीं लोकसभा में बीजेपी ने सर्वाधिक 240 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में सामने आ गई। बीजेपी के बाद कांग्रेस के 99 सीटें और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। आप एक बार आंकड़ा इसमें देख लीजिएगा। बीजेपी को मिली है हमारी वोट शेयर भी है 36% वोट मिले हैं कुल।
और विदेश सीटों पहले 2019 में 303 थी, पर अब घटकर रही 240। कांग्रेस की 52 थी, बढ़कर हो गई 99। समाजवादी पार्टी की 5 थी, बढ़कर हो गई 37। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 22 थी, बढ़कर हो गई 29। और अन्ना द्रमुक की डीएमके की द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम की तो ये 24 थी और ये हो गई 22, घट गई 2 इनकी। और तेलुगु देशम पार्टी की 3 से 16 हो गई हैं और जनता दल यूनाइटेड की 16 से 12 हो गई। ये सीटें में थोड़ा आंकड़ा देखेंगे तो सबसे बड़े पहले दल के रूप में बीजेपी, दूसरे में कांग्रेस, तीसरे के रूप में हमारे निकल के आती है भारत समाजवादी पार्टी, चौथे में निकल के आती है एआईटीसी, पांचवी में आती है डीएमके, छठी में टीडीपी और सातवीं में जेडीयू। अब वर्तमान लोकसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस सांसदों की संख्या 98 है, क्योंकि राहुल वैसे 99 जीते थे, लेकिन राहुल गांधी 2 जगह से जीत गए थे, रायबरेली और वायनाड से। तो इन्होंने जो है वायनाड से छोड़ देने के लिए फैसला लिया और वो सीट रिक्त हो गई है, इसका पुनर्मतदान होना था। चलिए अब आइए, लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के कुल 80 संसदीय सीटों में उन्होंने 37 सीटें जीत ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ बातें और हैं कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाले 3 प्रत्याशी ढूंढे जाएं तो कौन होंगे। तो सबसे पहले होंगे रकीबुल हुसैन धुबरी, असम के 10,12,476 वोटों से जीत गए। शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश से 8,21,408 वोटों से। सीआर पाटिल नवसारी गुजरात 7,73,551 वोटों से जीत गए। इंदौर लोकसभा के बारे में ध्यान रखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया है इंदौर लोकसभा में। ठीक है, अब आते हैं 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन बने। तो पुष्पेंद्र सरोज 25 वर्ष की अवस्था में बने हैं, ये प्रयागराज से जीते हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1999 में हुआ है और ये कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं। प्रयागराज जिले में जन्मे, कौशाम्बी संसदीय से जीते हैं, समाजवादी पार्टी के एक जो सांसद बने हैं। और सबसे कम उम्र की जो महिला के रूप में तो जन्म ये है प्रिया सरोज 25 साल की, 18वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है। 98 में जन्म हुआ 24 नवंबर को और ये मछली शहर संसदीय क्षेत्र से जीती हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के ही हैं। तो दोनों लोग जो सबसे कम उम्र के जीतने वाले समाजवादी पार्टी के, पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज, दोनों को याद रखिएगा, ये वाराणसी की हैं। अब लोकसभा 2024 में कुल 74 महिलाएं हैं जीती, लेकिन देखो 19 में ध्यान रखें तो 78 महिलाएं विजयी हुई थी। जबकि हमने देखो एक बिल लेके आए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कहाँ है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम? सब मामला उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, ये सब कागजी बातें बनकर रह जा रही हैं। अब एनडीए संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से एनडीए की संसदीय दल का नेता नियुक्त किया गया और 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ के रूप में शपथ दिलाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य के मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों को भी शपथ उसी दिन ग्रहण कराई गई थी। अब इस शपथ में कौन कौन उपस्थित रहा ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, देखो ये 2 राष्ट्रपति आए थे, कौन कौन? रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के और मोहम्मद मोइज्जू मालदीव के। 1 उपराष्ट्रपति आए अहमद अफीफ सेशेल्स के और 4 प्रधानमंत्री आए, शेख हसीना बांग्लादेश की, प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के और पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के और शेरिंग तांबेग भूटान के। ये 4 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति और 1 राष्ट्रपति, कुल मिलाकर 7 लोग आए थे। तो इस प्रकार ये चुनाव संपन्न हुए। अब आते हैं, अब इसी समय पे ही 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव भी कराए गए। कौन कौन से में अब ये आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, 4 राज्यों में इसी समय जिस समय लोकसभा के हो रहे थे। तो याद रखें, आंध्र प्रदेश विधानसभा के बारे में जानते हैं एक बार। तो ये आंध्र प्रदेश की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 12 जून 2019 से लेकर 11 जून 2024 को खत्म होना था। इसी बीच चुनाव भी कराए जाने थे। तो चुनाव हुए 175 सीटों के लिए, 29 एससी के लिए और 7 एसटी के लिए आवंटित की गई थी। अब इसमें 175 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए, 13 मई को संपन्न हो गए। मतगणना 4 जून को ही संपन्न हुई, प्रारंभ हुई। इसमें आंध्र प्रदेश विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए की भारी जीत हुई और युवजन श्रमिक श्रेयाथु कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। अब इसके हार के बाद में जो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में 12 जून को शपथ ली। लोकप्रिय तेलुगु देशम अभिनेता जनसेना पार्टी के संस्थापक
पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पवन कल्याण 4 दशक से राजनीति के कैरियर के दौरान श्री नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा विधानसभा 2024 में जाकर देखते हैं क्या हुआ। उड़ीसा विधानसभा में ये 16वीं विधानसभा थी इनकी और 25 जून 19 से लेकर 24 जून 24 तक इनका समय रहा था विधानसभा कार्यकाल। उड़ीसा के में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 147 है और एससी की सीटें 24 हैं, एसटी के लिए 33 सीटें आवंटित की गई हैं। अब इसमें 147 विधानसभा के जब निर्वाचन हुए तो 4 जून को इनके परिणाम आ गए। परिणाम के तहत क्या देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसने 78 सीटें जीतकर सामान्य बहुमत हासिल कर लिया और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक लगभग 24 साल जो सीएम रहे थे उड़ीसा के, उनका अंत कर दिया और नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं 12 जून को। साथ ही साथ में 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, कनक वर्धन सिंह देव और प्रविता परिदा उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त की। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको उड़ीसा में। अब अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के चुनाव हुए, 7वीं लोकसभा थी इनकी और 3 जून 19 से लेकर 2 जून 24 तक का कार्यकाल था। विधानसभा क्षेत्र 60 थे, कुल 59 सीटें एसटी को दी गई, एससी के लिए कोई सीट नहीं थी। 50 उम्मीदवार, देखो एससी सीटें सारी की सारी एसटी सीटें हैं यहाँ पे, एसटी सीटें। चलो 50 विधानसभा क्षेत्र हेतु चुनाव एक ही चरण में यानी कि 19 अप्रैल को ही संपन्न करा लिए गए और शेष जो 10 विधानसभा क्षेत्र थी इसमें बीजेपी निर्विरोध हो गई। 60 सीटें थी, 10 में बीजेपी निर्विरोध जीत गई और बाकी 50 में चुनाव हुए। अब 50 चुनाव तो 60 के परिणाम देखें तो कुल मिलाकर 46 सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। और 13 जून को ईटानगर में बीजेपी के नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 54 मीन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सिक्किम में जाके देखते हैं। सिक्किम हमारा अर्जित क्षेत्र वाला राज्य जो 22वां राज्य बना था 1975 में इंदिरा गांधी के काल में। तो ये सिक्किम को में 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 जून 2019 से लेकर 2 जून 24 तक होना था। इसमें कुल 32 सीटें थीं, 2 सीटें एससी के लिए आवंटित थीं, पहले से आरक्षित थीं। अब 32 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु एक ही चरण में 19 अप्रैल को ही चुनाव करा लिए गए। 2 जून 2024 को चुनाव परिणाम घोषित किए गए। मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी जीत गई, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जीते और हिमालयी राज्य सिक्किम में सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। अब देखते हैं 10 जून 2024 को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक समारोह में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। ठीक है, अब आते हैं अगला। चलो एक बार देख लीजिए कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं, जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जीत गई बीजेपी का एक गठबंधन जीत गया जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन, एक मुख्यमंत्री पवन कल्याण बने उप मुख्यमंत्री। उड़ीसा में बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और जो कि 24 सीटें एससी की और 33 एसटी की उम्मीदवारों के समक्ष लड़ते हुए बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और नवीन पटनायक के साम्राज्य का अंत करके मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री और कनक वर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में जाकर देखें तो यहाँ पर भी बीजेपी का दबदबा रहा और उन्होंने फिर सबसे ज़्यादा 46 सीट जीत करके पेमा खांडू को तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री चुनाव किया और 54 मीन को उप मुख्यमंत्री। सिक्किम में जाकर के देखते हैं तो प्रेम सिंह तमांग अब हमारे यहाँ के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब आगे लेते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण। देखो धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण जारी किया गया जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें विश्व भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विस्तृत अंतर्देशीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। अल्पसंख्यकों की 65 वर्षों की अवधि के दौरान यह देखा गया है कि जो हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82 भारत में कम हो गई है और मुसलमान, ईसाई और सिखों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो कि आज़ादी के समय हम हिंदू 84.68 थे जो कि 2015 में घट करके 78.0506 रह गए। यानी कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82 घट गई। 1950 में कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी जो परसेंट थी 9.84 थी और वो बढ़ करके हो गई है 2015 में 14.09। इस प्रकार मुस्लिम आबादी में 43% का ग्रोथ किया है और भारत की ईसाई आबादी में 2.24 से बढ़कर ये 2.36% हो गई है। यानी कि कुल 5.38% की इसमें वृद्धि दर्ज की ईसाइयों की संख्या बढ़ी है।
सिख की आबादियों की संख्या में देखते हैं तो ये प्रतिशत इनका बढ़ा है, 1.24 से बढ़ करके 1.85 हो गया है। इसमें भी 6.58% की वृद्धि दर्ज की गई है। और बौद्ध जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। 1950 में इनकी संख्या 0.05 थी और 2015 में बढ़कर 0.81 हो गई है। लेकिन ध्यान रखना, जैन समुदाय की संख्या घट गई है। कैसे? इनकी संख्या 0.46 थी, अब घट करके 0.36 रह गई है। म्यांमार, भारत, नेपाल बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जबकि श्रीलंका और भूटान में इनमें वृद्धि देखी गई है। गैर मुस्लिम 5 देशों की बात करें, 5 गैर देश हैं, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में हिस्सेदारियों के मामले में देखा जाए तो म्यांमार, भारत और नेपाल में तो बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदायों की हिस्सेदारी गिरावट देखी गई, जबकि श्रीलंका और भूटान में यह वृद्धि हुई है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के बारे में बात करते हैं। 2019 में धार्मिक उत्पीड़न व ऐसे उत्पीड़न के डर से जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन कर भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई शामिल थे को भारत की नागरिकता प्रदान करने के संबंध में 2019 में एक विधेयक प्रस्तुत संसद में किया गया, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने का प्रावधान प्रस्तुत था। अब 11 दिसंबर 2019 को संसद ने यह विधेयक पारित कर दिया, लेकिन जो उस समय राष्ट्रपति जी थे उन्होंने 12 दिसंबर को स्वीकृति प्रदान कर दी, पर इसके बाद वे नागरिकता संशोधन विधेयक के नाम से जाना जाने लगा और यह घोषणा 10 जनवरी 2020 को अधिनियम लागू हो जाएगा ऐसी घोषणा भी की गई, परंतु नियमों के अभाव में यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। अब याद करने योग्य बात क्या है? 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को राजपत्र गजेटेड कर दिया गया और 2019 में संसद द्वारा पारित अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करने को जो सक्षम करेगा। इसके तहत देखा जाए तो 2019 से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी और ईसाई प्रवासियों को लाभ पहुंचेगा। 31 दिसंबर तक जो ये जाति के लोग भारत में आ चुके हैं इनको, और वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो इनको नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें अपने मूल देश, धर्म और भारत में प्रवेश की तारीख संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक भाषा को उन्हें साबित करना होगा कि हम ये जानते हैं, तभी उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अधिनियम 2019 का उद्देश्य है प्रवासियों को लक्षित समूह को नागरिकता देना, और भले ही उनके पास नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार वैध दस्तावेज या यात्रा दस्तावेज हो या ना हो, लेकिन फिर भी दे देंगे, परंतु उन्हें ये सिद्ध करना पड़ेगा जो कि नियम है उसके अंदर हम भाषा जानते हों और हम किसी विशेष व्यापार से या किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए हों। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? डाक विभाग को, जनगणना विभाग को और रेल और NIC को अधिकारियों को सौंपा गया कि वो इस संबंध में अपने केंद्र सरकार के साथ में साझा करते हुए ये सब चीज़ें तैयार करें और उनको मान्यता देने के लिए जो आवेदन है उनको संसाधित करें। ठीक है, अब आगे आते हैं दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत बाढ़ नियंत्रण योजना है। इस योजना को 2880 मेगावाट इसकी क्षमता है, निर्मित की गई है। ये निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित मुलनी गांव के निकट किया गई है। इस योजना को दिबांग नदी पर स्थापित किया जाएगा। ये 5000 मीटर से अधिक ऊंची तिब्बत सेना सीमा के निकट हिमालय के बर्फ से ढकी एक दक्षिणी भाग पर स्थित है। चलिए, हाँ, दक्षिणी भाग से जो नदी निकलती है उससे 5000 मीटर से ऊंची उस पर स्थित है। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। NHPC लिमिटेड द्वारा 31,875 करोड़ का खर्चा लागत आएगी और 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा। ये सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनेगा। अगर डैम ये बनेगा तो सबसे ऊंचा बनेगा। विश्व का ये रोलर कंपैक्ट कंक्रीट से बना हुआ, RCC से बना हुआ, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। इस बांध का लक्ष्य अपने चरम पर 1 महीने के अंदर 5 लाख क्यूबिक मीटर पानी जल संग्रह करने का इसकी क्षमता होगी। ये पहला ऐसा बांध हो जाएगा। ये 2032 तक प्रस्तावित है कि ये तैयार हो जाए। दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना विद्युत उत्पादन के साथ ही बाढ़ नियंत्रण में सहायक होगी और यह 11,223 मिलियन यूनिट जल विद्युत का संग्रह उत्पादन भी करेगा। इससे हमारा स्वच्छ हरित ऊर्जा प्राप्त होगी और जिसे उत्तरी ग्रिड के लिए प्रेषित किया जाएगा और इससे अरुणाचल प्रदेश में 12% बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% की मुफ्त विद्युत प्रदान की जाएगी। अब आगे देखते हैं सिद्रापोल विद्युत परियोजना। महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्रापोंग,
जल विद्युत स्टेशन, ये 10 नवंबर 1897 में बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन का 3 गॉर्जेस संयंत्र है। 3 गॉर्जेस, ये 22.5 गीगावाट इसकी क्षमता है। सेला सुरंग की बात करते हैं। सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंगों में से एक है, जो कि 9 फरवरी 2019 को जिसने मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 1 अप्रैल को इसका काम प्रारंभ होगा। 5 वर्षों के लगातार कार्य के बाद ये 9 मार्च 2024 को तैयार हो गई और ये मोदी जी ने आभासी माध्यम से सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये सुरंग BRO ने बनाई है और ये प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाई गई है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। सेला सुरंग असम के तेजपुर को अरुणाचल के तवांग से जोड़ने का काम करती है। इसके बीच में है ये सेला सुरंग। सेला दर्रे की हिमरेखा के काफी नीचे बनाई गई है, जिससे बर्फ को बिना हटाए मौसम में सुगमतापूर्वक यात्रा संभव हो सके। ध्यान रखें कि असम के अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली बालीपारा 4 द्वार तवांग सड़क पर समुद्र तल के लगभग 13,700 फीट पर ऊंचाई पर सेला दर्रा पर स्थित है, जो कि जोखिम भरे दुर्गम मार्गों से गुजरती है। न्यू ऑस्टियन टॉलनिंग विधि द्वारा इसे निर्मित किया गया सुरंग को। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क है, सुरंग है इसके अंदर, ठीक है, 2 लेन वाली। सेला सुरंग तवांग और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। सुरंग निर्माण से यात्रा के समय में कम से कम 1 घंटे से ज्यादा की कटौती हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर का पुरस्कार भी जीत चुकी है। 7 मई को 13,000 फीट पर ऊंचाई भारत की सबसे ऊंची सुरंग है, इसको मान्यता मिल गई है। एक और आता है ब्रांक्सा पुल को मान्यता। 8 मई 2024 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लंदन द्वारा लद्दाख स्थित ब्रांक्सा पुल को सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है। श्योक नदी पर बना है। 14,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पुल BRO ने बनाया है। 174 दिनों में ये पुल को लद्दाख के भारतीय थल सेना के परिचालन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के लिए तैयार कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं शौर्य की प्रतिमूर्ति लाचिन बुरफुकन। लाचित बुरफुकन एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 25 अप्रैल सन 1672 में असोम साम्राज्य के या अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जनरल के रूप में प्रतिनिधित्व किया और ये 1671 में लड़े और सराय घाट के युद्ध में इन्होंने असम की सेना को प्रेरित किया और ये मुगलों को करारी हार देने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को 2022 में लाचित बुरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष थी, तो उस दिन से इन्हें 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की गई। याद रखें 9 मार्च 2024 को मोदी जी ने जोरहाट असम में लाचित बुरफुकन की कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया है। 84 फीट ऊंची प्रतिमा 41 फीट ऊंचे एक मंच पर स्थापित की गई है और इसकी कुल ऊंचाई 125 फीट हो जाएगी मंच को लगाकर। ये लाचित बुरफुकन, ये विश्व में लाचित बुरफुकन की ही सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। ये इस प्रतिमा का नाम दिया गया है शौर्य की प्रतिमूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ वेलोर, ठीक है। इसके शिल्पकार है राम बी सुतार, याद रखिएगा। एकात्मकता की मूर्ति थोड़ा 1-2 और देख लेते हैं। एकात्मकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस शिवराज सिंह चौहान जी ने अनावरण किया है, मुख्यमंत्री जी हैं। और ये आदि गुरु शंकराचार्य की एक प्रतिमा खड़वा जिले के पुनासा तहसील के अंदर ओंकारेश्वर पर के मंदाता पर्वत पर स्थापित की गई। 108 फीट ऊंची है, 54 फीट का आसन है, 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ियों पर बनाई गई है। अब आता है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये कांसे की प्रतिमा है। भीमराव अंबेडकर जी की ये कांसे की प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है, 81 फीट ऊंचा आसन है। तो कुल मिलाकर ये 206 फीट ऊंची दिखती है। ये विश्व में सबसे ऊंची डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बनी है। दूसरी प्रतिमा की बात करेंगे तो ये हैदराबाद में ऊंची स्थित है ना, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा 175 फीट ऊंची और आधार 50 फीट ऊंचा उसका अलग से है। संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय नोट फॉर वोट मामला। अभी हाल ही में इस संसद में ये अनुच्छेद 105 और 194 के संबंध में विधानमंडलों और सदन उनके सदस्यों की समितियों और की शक्तियों और विशेषाधिकार की उन्मुक्तियों के लिए उल्लेखित किया गया है। DY चंद्रचूड़ और 7 जजों की जो खंडपीठ थी, इसने सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद की सुनवाई करते हुए 4 मार्च को
1998 के पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के आधार पर इस फैसले को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। क्या मामला है? मामला यह है कि उच्च न्यायालय के एक फैसले के ऊपर संसद और विधानमंडल के सदस्यों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत रिश्वत के मामले में संसद और विधानमंडल सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तित एजेंसियों द्वारा जांच में मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 7 जज कौन कौन से थे ये भी पूछ लिया जाए आपसे, तो 7 जजों के नाम में आपको लिखित करता हूँ। जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़, जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस MS सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हन, जस्टिस JV परदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा। 4 मार्च 2024 को उच्चतम न्यायालय ने संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में सुनवाई करते हुए फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संसद सदस्य यानी सांसद और विधायक सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने से पर विशेषाधिकार के तहत अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, इससे आर्टिकल 105 का 2 और 194 का 2 के संबंध में व्याख्या के मामले प्रस्तुत किए गए। चलिए अब आता है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज की अंतिम खबरों में से एक है। तो ग्लासगो UK में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी कि COP26 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषणा की गई थी कि हम 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्मीय आधारित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में जा रहे हैं, गैर जीवाश्मीय पे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि एरेना द्वारा नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा में हम देखें तो हम 4थे स्थान पर चल रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने में। पवन ऊर्जा में हम पूरे विश्व में 4था स्थान पर हैं और सौर ऊर्जा में हम 5वें स्थान पर चल रहे हैं, ऐसा हमें एरेना की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। समस्या, अब मामला क्या है? 29 फरवरी 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। 13 फरवरी 2024 को मोदी जी द्वारा योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई और ये केंद्र की योजना है। 1 करोड़ घरों की छतों पर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने से देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट की बिजली की प्राप्त कर सकेंगे, जिससे 75,021 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए गए हैं। 2 किलोवाट क्षमता की तक की सौर ऊर्जा प्रणालियों के तहत हम केंद्र सरकार इसमें 60% की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 2 किलोवाट से 3 किलोवाट में जाते हैं तो 40% की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट की क्षमता से तक की क्षमता सौर ऊर्जा प्रणालियों को स्थापित करने के लिए प्रदान की जाएगी। 3 किलोवाट तक की सुविधा रहेगी। आदर्श गांव के रूप में यानी कि रोल मॉडल गांव बनाया जाएगा, जिसमें सभी की छतों पर ये पहले सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे ताकि दिखा सकें सभी को और उससे लोग कॉपी करके इसकी ओर इसका लाभ उठा सकें और इसकी ओर थोड़ा सा आकर्षित हो जाएं। रूफटॉप प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय शहरी निकायों यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज संस्थानों की विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। नवीकरण ऊर्जा सेवा कंपनी रेस्को आधारित मॉडलों के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा हेतु एक घटक प्रदान करेगी। ध्यान रखना है, जो परिवार इसको लगाएंगे उन्हें 15,000 से 18,000 रुपये प्रति वर्ष की बचत होती है। इस योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से 30 गीगावाट की सौर क्षमता की वृद्धि हो जाएगी और 25 वर्षीय जीवन काल के दौरान 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कटौती हो जाएगी। ठीक है, अब अगली खबर है बोइंग सुकन्या योजना, हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस प्रकार आपने ये इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ा और मैं इसको जो राष्ट्रीय स्तर की 2 क्लासें और हैं हमारी, उन पूरा कंप्लीट करने के बाद हम अब तक की घटनाओं पर कुछ क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जिससे हमें अभ्यास हो सके कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।